गुड आफ्टरनून। चलो ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव, मुख्य कार्यपालिका। जैसे टॉपिक नाम सुनने से ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, क्योंकि एक कई बार मेरे को कंफ्यूजन लगता था कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी है ना, कई लोग ऐसा मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक पोस्ट होती है। यहाँ इसका ऐसा कोई तात्पर्य नहीं ना, ये सीधे बात हो रही किसी देश की प्रशासनिक व्यवस्था का जो अध्यक्ष होता है ना। डिमॉक ने कहा मुख्य कार्यकारी कठिनाइयों का अंत करने वाला पर्यवेक्षक तथा आगामी कार्यक्रम का प्रवर्तक होता है। कहीं पर राजा इंग्लैंड में, कहीं पर राष्ट्रपति जैसे इंडिया एंड अमेरिका में किताब में ऐसा लिखा है, और कहीं पर इसका स्वरूप एक समिति जैसा होता है जैसे कि स्विट्जरलैंड में। मुख्य कार्यपालिका केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था में वे प्रांतीय व स्थानीय स्तर पर भी पाए जाते हैं। जैसे कहीं पे वो बर्गो मास्टर जर्मनी, मेयर इंग्लैंड अमेरिका, तो कहीं पे वो सिटी फादर प्रेसिडेंट चेयरमैन आदि कहलाते हैं। परंतु राष्ट्रीय स्तर के मुख्य प्रशासक की शक्तियां इतनी व्यापक होती हैं कि सब उससे ही शक्ति प्राप्त कर लेते हैं या करते हैं। ठीक है, इसमें एक जो जहां पर मुझको बात समझने वाली लग रही है कि संघात्मक शासन में वे प्रांतीय व स्थानीय स्तर पर भी पाए जाते हैं। इस लाइन को तुम लोग जरा समझ लेना, है ना। संघात्मक शासन जैसे इंडिया और अमेरिका, अभी अमेरिका को हटाओ, इंडिया की बात करो। इंडिया में चीफ मिनिस्टर एंड द मेयर एंड द सरपंच। तो ये जो वर्गीकरण है, जो हमने जो प्रजातांत्रिक वर्गीकरण में कई प्रकार के मुख्य कार्यपालिका हैं, पर चूंकि हमको व्यापक स्तर पे समझना है तो हम समझेंगे पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। अब बहुत सिंपल हो गया, जहाँ हमने नाम ऐसा जब समझना है तो बहुत सारा लन है। और जो फर्स्ट ईयर जिसने अच्छे से पढ़ा हुआ है तुम लोग 8-9 लोगों में, तो तुम लोगों को तो समझ में आ जाएगा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी क्या, इन तीनों का भेद क्या है ना। इन तीनों का भेद ये है कि एक तो देखो, एक का कार्यकाल सुनिश्चित होता है, एक का अनिश्चित होता है। संसदीय प्रणाली अनिश्चित है। और तुम लोग प्रश्न अपने पूछते रहना, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। दूसरा, दोहरी कार्यपालिका, फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम में नाम मात्र की है, वास्तविक है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। तीसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग है, जो समझना बड़ा ज़रूरी, जिससे शक्ति पृथक्करण भी क्लियर हो जाता है, मॉन्टेस्क्यू भी क्लियर हो जाता है, वो है नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। ना व्यवस्था, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का घनिष्ठ संबंध। दोबारा दोहरा रहा हूँ, तीसरा डिफरेंस, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का घनिष्ठ संबंध। हो सके तो वॉइस में मुझको तुम लोग भेजना इसको, 1 मिनट का। बेकराम तो फट से बोल देगा, बिट्टू और बाकी सारे बच्चे प्रयास करना, है ना। ये क्लियर हो गया ना, बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं इससे। लगेगा आपको छोटी सी बात, सर ने बोला क्या ये कोई क्वेश्चन है क्या, पर जरा एक बार बता के दिखा दो। ये क्या है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका ही व्यवस्थापिका के अंदर रहती है, प्रधानमंत्री अंदर रहता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल विपक्ष के प्रश्नों का सामना करता है, जैसे अभी लोग कर रहे हैं, उत्तर देना पड़ता है, सेटिस्फाई करना पड़ता है। पर अमेरिकन सिस्टम ऐसा नहीं है, यानी अध्यक्षात्मक प्रणाली, वहाँ पे व्यवस्थापिका अलग, कार्यपालिका अलग, न्यायपालिका अलग। तो शक्ति पृथक्करणों की उस व्यवस्था चल रही है, अलग अलग प्रणाली है। वहाँ पे उसके नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत है। अमेरिका में थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंसेस, काम चल जाता है। राष्ट्रपति को कांग्रेस में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और राष्ट्रपति को कांग्रेस में, समझिएगा, कांग्रेस अमेरिका में उस जगह का नाम है जिसके 2 हाउस हैं, एक सीनेट और एक प्रतिनिधि सभा। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बीए फर्स्ट ईयर के, तो आप लोगों को ये एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो जब मुख्य कार्यपालिका के कार्य अगर पूछा, घुमा के पूछ दिया जाए, तो फिर संसदीय और अध्यक्षीय प्रणाली बता दीजिए। अब संसदीय प्रणाली की विशेषता, जैसे मैंने बताया कि नाम मात्र वास्तविक कार्यपालिका में भेद,
व्यवस्थापिका कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, ये बता दिया। कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता, सामूहिक उत्तरदायित्व, एक साथ तैरता है, एक साथ डूबता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी है ना, और प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप है, ये संसदीय प्रणाली हुआ। अध्यक्षीय प्रणाली में दोनों का पृथक्करण, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का। दूसरा, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिकाएं अलग अलग नहीं होंगी। तीसरा, कार्यपालिका के कार्यकाल की निश्चितता, कार्यपालिका के कार्यकाल की फिक्स्ड है। 20 जनवरी 2021 को बाइडेन आए हैं, ये 19 जनवरी 2025 तक रहेंगे। मृत्यु या महाभियोग, महाभियोग बहुत मुश्किल है, और मृत्यु तो कभी भी किसी की हो सकती है। तो ये जो बात है कि मृत्यु अगर आ गई तो कहानी खत्म, है ना। अब ये दोनों के बाद फिर एक आ जाता है इसी में, मुख्य कार्यपालिका की कार्य शक्तियाँ। बिल्कुल बेसिक हैं, बिल्कुल जैसे अगर आप मान लीजिए जब आप प्राइम मिनिस्टर के कार्य समझेंगे या पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे, तो वैसे इसका डिवाइड कर दीजिए। 2 प्रकार के कार्य करने होते हैं, राजनीतिक और प्रशासनिक। वो राजनीतिक कार्य भी करता है और प्रशासनिक कार्य भी करता है। अब देखो, आप लोगों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इतना लंबा पढ़ते पढ़ते आपको ये चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि व्हाट आर द पॉलिटिकल वर्क्स एंड व्हाट आर द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स। या अब आपको मेरे ख्याल से स्थायी सरकार या स्थायी कार्यपालिका बहुत स्पष्ट हो रही होगी। द ब्यूरोक्रेसी अब स्पष्ट हो रहा होगा। अब आप समझ रहे होंगे कि हाउ मच स्ट्रॉन्ग द ब्यूरोक्रेसी इज, हाउ दे आर रनिंग द शो, कैसे वो पूरा शो चला रहे हैं, है ना। ये पूरा एक बहुत बड़ा एक जिसको सेटअप है ब्यूरोक्रेसी का, जिसका रिक्रूटमेंट, ये सब अभी अपन पढ़ लेंगे, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और उसका पदोन्नति, कैसे प्रमोशंस होते हैं, कैसे रिक्रूटमेंट होता है, यूपीएससी क्या काम करता है, और इसी को मिला के नौकरशाही, वो यूनिट खटखट खत्म हो जाएगी, है ना। तो इसी से जुड़ा हुआ, इसे प्रशासनिक कार्य से, यूपीएससी कैसे एग्जाम लेती है, प्री कैसे लेती है, मेंस कैसे लेती है, इंटरव्यू कैसे लेती है, भीतर से बनाम बाहर से भर्ती, कि कैसे आप कोई रिक्रूटमेंट करना तो उसी ऑफिस के लोगों में से आप किसी को बुला लेते हैं उच्च पद पर, या कई बार आप ऐड दे देते हैं कि चलिए बाहर से आमंत्रित है, बाहर से भर्ती, है ना। तो ऐसे ही पदोन्नति में भी एक आता है ज्येष्ठता का और वरिष्ठता का और योग्यता का सिद्धांत। ये पर पूछे जाने वाले प्रश्न है ना। तो ये जरा मैं कोशिश करूँगा, देखो भाई मैं बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, बट मैं कोर्स को कंप्लीट करूँगा, समझा तो दूंगा तुम लोगों को। एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन इस एग्ज़ाम को लेके भी आ गया कि एग्ज़ाम है कि नहीं, तो 2-3 दिन उसके लिए मेरा मूड इधर उधर रहा। चलिए वो इसे छोड़ दीजिए। तो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव के पॉलिटिकल वर्क्स और चीफ एग्जीक्यूटिव के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स, है ना। तो मुख्य कार्यपालिका कतिपय राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गठित की जाती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे अनेक प्रशासनिक प्रकृति के कार्य करने पड़ते हैं। सरकारी संस्थाओं में राजनीतिक एवं प्रशासन के बीच अंतर करना प्रायः कठिन है। जैसा कि जॉन वीग ने कहा कि राजनीतिक अध्यक्ष एक प्रशासनिक प्रबंध के बीच, राजनीतिक अध्यक्ष एवं प्रशासनिक प्रबंध के बीच का संबंध बहुत पतला होता है, और यह तथ्य होने की अपेक्षा केवल नाम मात्र का होता है। सरकार में सामान्यतः नियम यह होता है कि नीति की पहल एक एवं उच्च प्रबंध को एक अधिकारी में मिश्रित कर दिया जाए। यह अधिकारी है मुख्य कार्यपालिका, है ना। तो मुख्य कार्यपालिका को अपने दोहरे उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु ये जानना होगा कि विधायिका के साथ सहयोग किस प्रकार रखा जाए। तो राजनीतिक जो कार्य उसके हुए, राजनीतिक दल का पूर्ण सहयोग तथा समर्थन प्राप्त करना होता है, जिसकी सहायता तो स्वीकृति उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। तो उसे हर समय अपने विधानमंडल और जनता का विश्वास बनाए रखना पड़ता है, ये इसका बड़ा प्रमुख काम है।
सारी चीज़ ठीक है, काम ठीक चल रहा है, प्रशासन ठीक है, और जनता साथ में है कि नहीं है? पार्लियामेंट उसके साथ है कि नहीं है? दूसरा, उसे विधानमंडल तथा जनमत का मार्गदर्शन एवं आवश्यकता अनुसार नेतृत्व भी करना होता है। तीसरा, उसे लोकमत का गंभीर अध्ययन करना होगा, जनसंपर्क बढ़ाना होगा आदि। अब इसके बाद आगे प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक नीति का निर्धारण करना, नियोजन करना, समन्वय करना, पदाधिकारियों की नियुक्ति, संगठन की विस्तृत रूपरेखा निश्चित करना, निर्देश एवं आदेश जारी करना, बजट बनाना आदि, और जनसंपर्क स्थापित करना। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी टॉपिक्स देता हूँ, इसको सेंड करता हूँ।